तो भारत माता की। ये जो बीच में दो बंधु बैठे हैं, ये ढोल वाले, ये बजाएंगे नहीं अब, है ना। ये वो कोई रामलीला का कार्यक्रम होता है ना बच्चे का, तो बीच बीच में एक सीन आता है, वो फिर वो बजाते हैं। तो ये एक तो इसको बजाने का बंद रखे, है ना। और माइक वाले बंधुओं, आप संचालन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों लोग, इसलिए उनको पहले बधाई दे दूं। हाँ, ये लिया भैया, इनका स्वागत करते हैं अपन, नहीं तो फिर ये बाद में रह जाएगा। ला ला, ले इधर ले। स्वागत के और ये सब कार्यक्रम अब पूरे हो गए कि किसको देना है? अच्छा, ऐसा है कि दे दूं? ये गांव के एक बंधु, कोई प्रहलाद नाम है, क्या नाम है? हाँ, वो बार बार मुझे फोन लगाते थे, हैं, कि वो मूर्ति कब भेजोगे और कब आएगी, और हमारे गांव में हमने ये कर लिया, वो कर लिया। फिर इसका फोटो भी भेज दिया। तो मैंने उनको बताया था कि मूर्ति बनेगी, आएगी, उस पर टाइम लगता है। तो उनको बहुत जल्दी थी मूर्ति लगाने की, और वो रोज मेरे ख्याल से 2-3 दिन में उनका फोन आता था। अच्छा, आप हैं, उनको धन्यवाद। सब गांव के लोग मिलके उनको ही दो कि उनने मेरे को ऐसे संपर्क किया और उनको मूर्ति मिली, है ना। और एक आशा पाटीदार को, जिनने कहा कि नहीं उनको तो मूर्ति देना ही पड़ेगा, और अभी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत अभी इतने बिजी कार्यक्रम थे। मेरे परिवार में 2 गमी हो गई थी, मैं वहाँ था, उसको भी छोड़ के आज कार्यक्रम था, फिर भी आया। फिर एक कार्यक्रम कानपुर में था, और एक कार्यक्रम जो है वो बनारस में है। इस समय सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती है, और पूरे देश भर में इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी गुजरात में 10 दिन की यात्रा थी, बारडोली से प्रारंभ वहीं से की, कि बारडोली में ही वो सरदार बने। आप लोगों को मालूम नहीं होगा सरदार उनका नाम कैसे पड़ा। तो बारडोली की कुछ महिलाओं ने, जैसे आपके गांव में इतनी महिलाएं लगती है, इतनी है, महिला कम है, पुरुष ज़्यादा है ना। तो उतनी बहनें आई है, कुछ माताएं आई है, वो अभी भी घूंघट यहाँ चल रहा है। तो पाटीदार समाज थोड़ा सुधार कर लो, ये घूंघट उंघट को छोड़ दो, है ना। कुछ सुधार तो आपके इलाके में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दीनदयाल जी बहुत दिनों से कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा होगा। तो अभी ये कह रहा हूँ कि बहनों को सुधार करो तो पुरुष अपने आप सुधर जाएंगे, है ना। तो ये बहनें कम आई है, इसलिए ज़्यादा संख्या में तो बहनें आनी थी, कम से कम आधी आधी तो संख्या होनी थी। ठीक है, तो अभी ये पूरे देश भर में, और जब सरदार पटेल की जन्म जयंती का अवसर आया है, तो सरदार कैसे बने। तो सरदार पटेल को कुछ महिलाओं ने वहाँ पर कहा कि भाई हम एक आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, और हमारा नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं आता है, क्या आप आओगे। और सरदार ने कहा कि हाँ, मैं आऊँगा। और वहाँ 20-25 महिलाओं के एक जत्थे में सरदार पटेल पहुँचे, और गुजराती में कहते भाई कि आपका सरदार कौन। वो पुलिस वाले ने पूछा, ये तुम जत्था लेके जा रहे हो, कौन है तुम्हारा प्रमुख। तो उन्होंने बोला, ये हमारा सरदार। और तब से उनका नाम पड़ा सरदार पटेल। तो इसलिए हमने बारडोली से, जहाँ से उनको सरदार का नाम मिला, वहाँ से अपन ने यात्रा चालू करी। और उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक नेता ने अपने पद पर रहते हुए किसी मंदिर के निर्माण की नींव रखी, तो सोमनाथ थी, इसलिए सोमनाथ तक वो यात्रा ले गए। अभी दूसरी यात्रा जो है वो कानपुर से चालू हुई है, और वो बनारस में पूरी होगी। ऐसे पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में चलेगी। तो सरदार पटेल यानी क्या। सरदार पटेल यानी एक तेज,
सरदार पटेल यानी एक तेज यानी तीखट, जिसको मिर्ची बोलते हैं, ऐसा। तो सरदार पटेल यानी क्या? तो एक प्रजापालक। तो सरदार पटेल यानी क्या? तो एक सेना का नायक। सरदार पटेल यानी क्या? तो एक कूटनीतिक। अब इन सब बातों को आप समझें तो सबसे पहले आपको समझाऊं कि तेज यानी कैसा, मिर्ची जैसा। तो एक जामनगर के राजा थे, जाम साहब, और उनको पाकिस्तान के जिन्ना ने कुछ लालच दिया और कहा कि आप तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आपको ये सुविधा देंगे। और जाम साहब पाकिस्तान में मिलने जाने के लिए जाने वाले थे। सरदार पटेल को कहीं से खबर लगी, उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा कि सरदार साहब जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब जाम साहब ने कहा नहीं, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, मेरे मंत्री से मिल लो। उनका नहीं, सरदार जी का सूचना ऐसी है कि वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मिल सकते, मैं पाकिस्तान से आऊंगा, जिन्ना से मिलके फिर मिलूंगा। ये सरदार का दिमाग था कि जिस ट्रेन से वो जाने वाले थे, उस ट्रेन के ड्राइवर को सरदार साहब मिले और कहा कि आज ट्रेन मत लाना। और रेल आई नहीं और जाम साहब जा नहीं पाए। और फिर शाम को खबर भेजी कि ठीक है, मैं सरदार से मिलना चाहता हूं। कूटनीतिक कैसे? तो हैदराबाद में गए, हैदराबाद के नवाब को खबर भेजी, उनको बोला कि भाई आप भारत में मिल जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने कहा क्या कर लोगे आप? उन्होंने कहा मेरी इतनी सेना है, यहाँ इतने हिंदू है, सब मारे जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पूरे देश में कितने मुसलमान हैं? तो उस समय 7 करोड़। उन्होंने कहा ये 7 करोड़ मरने तक हम 50 करोड़ हिंदू अभी भी जिंदा रहेंगे, इसलिए ये सोच ले कि तू मारे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। और वही नवाब सरदार की शरण में आया और मिल गया। तो इस देश में महाभारत काल के बाद, आप समझे, महाभारत के काल के बाद इस देश को किसी एक छत्र के नीचे कोई ला सका। महाभारत काल में युद्ध करना पड़ा और भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया सारे राजाओं को एक छत्र के नीचे लाने के लिए। और उस समय अखंड भारत बना और उसके बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में अखंड भारत बना। सारे राजाओं को एक सूत्र में पिरोया, लेकिन सरदार पटेल के समय में एक बूंद खून की नहीं गिरी। बिना शस्त्र चलाए, बिना तलवार चलाए, बिना बंदूक चलाए, और ये 562 रियासतों को भारत में विलीनीकरण करने का कोई कार्य कर सकता था तो सरदार पटेल ने किया। और सरदार पटेल की ये ताकत थी कि उन राजाओं को ये कहना पड़ा कि हम आपके साथ हैं। पूरे देश में जो 562 रियासत थी, उसमें 220 गुजरात की थी। 220 रियासत गुजरात की थी। और गुजरात में की 220 में से 3 रियासत ऐसी थी जो मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन आपको मालूम होगा जूनागढ़ का जो नवाब था वो कितना बहादुर था। ये जो कौम आज कहती ना हमने पाकिस्तान लिया और लड़के हिंदुस्तान लेंगे, तो उनको पूछो कि उनका नवाब जब यहाँ से भागा सरदार पटेल की धाक से, तो अपनी बीवियों को यहीं छोड़ गए, कुत्ते साथ में ले गए, है ना। नवाब जब यहाँ से भागा तो सारे कुत्ते हवाई जहाज में भर के ले गया, बीवियों को छोड़ दिया उनने। तो ये कौम इतनी बहादुर है, उस बहादुर कौम को ये समझ में आना चाहिए कि सरदार पटेल का भारत है, अब वैसा नहीं चलेगा। और अखंड भारत फिर से यह महाभारती बने, इसके लिए हम सब लोग इस सरदार पटेल की जन्म जयंती पर एक शपथ लें कि हम अभी अखंड भारत में नहीं हैं, खंडित भारत में श्वास ले रहे हैं। कल हम सुबह अखंड भारत बनाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा सब ने अपने मन में करनी चाहिए। अभी आप युद्ध का सुन रहे हैं बीच बीच में,
एक देश का नाम सुनते होंगे, इजराइल। इजराइल के लोगों ने 2000 साल तक, कितने साल, 2000 साल तक अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर ये भाव जगा के रखा कि आज हम यहाँ सोए हैं, कल यरूशलेम में जाएंगे। और वो इजराइल के लोग 2000 साल बाद उसमें सभी वापिस यरूशलेम में गए। और आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे छोटा देश है, सबसे ताकतवर है। वो न ट्रम्प से डरता है न जिनपिंग से डरता है। वो जिसको कहता है कि आज उठा लाएंगे तो उठा लाता है, जिस पे कहता है कि हमला करेंगे तो हमला कर देता है। तो इजराइल यदि 2000 साल तक अपनी पीढ़ी के अंदर ये भाव जिंदा रखता है कि हम कल सब सुबह यरूशलेम में जाएंगे, वो दुनिया में जहाँ जहाँ सोते थे अपने बच्चों को कहते थे कि आज हम यहाँ सोए हैं, कल हमें यरूशलेम जाना है। वही भाव इस भारत के जन जन में, भारत के एक एक हिंदू में, भारत के एक एक भारतवासी के मन में ये होना चाहिए कि मैं आज यहाँ अखंडित भारत में सो रहा हूँ, कल अखंड भारत बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। उद्बोधन की बेला को यहीं समाप्त करते हुए अब मैं कुछ समय के लिए मैं आशा दीदी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने कुछ विचार व्यक्त करें। बाबूजी, मैं आपको बताना भूल गई थी, 2021 में मैं हाउसवाइफ थी, घर का काम करती थी। जब फेसबुक क्या होता है मैं नहीं जानती थी, 2021 और आज 25 है। 21 और 25 में कोई परिवर्तन नहीं है। 21 में जैसे ही फेसबुक खोला, फेसबुक चालू किया, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब सुभाष जी पटेल का मैसेज आता है कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं। भाई साहब, मैं एक सभा में गई थी बाबूजी, तब शायद उस बात को याद करते मुझे आंसू आ जाते हैं। मुझे वहाँ से अपमानित करके भेज दिया गया था। अरे ये हाउसवाइफ है, ये क्या करेगी। मैं नारी शक्ति को ये बताना चाहती हूँ, नारी में वो शक्ति है कि बड़े बड़े तोहन को झुका सकती है। ऐसे मेरे बड़े भाई साहब का फ़ोन आता है कि आशा जी आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं रतलाम में निवास करती हूँ भाई साहब, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बाबूजी, मेरे मुंह से यही जवाब निकले इनके लिए। इन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मैं आपके साथ हूँ। और एक होटल में बैठे और वहाँ इनका फ़ोन आता है कि आपके पास बहुत बड़ा दावित आने वाला है। मैं इनका मैं आदरणीय नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने मेरा लेटर प्रदेश अध्यक्ष का जारी किया और जैसे ही इन्होंने जारी किया, दूसरे दिन चेतन कश्यप अपने इंदौर चेतन कांड जो हत्याकांड हो चुका था मेडिकल कॉलेज में, दूसरे ही दिन वो आया और मैंने तुरंत उसमें पाँव रखा और वहाँ बहुमूल्य संख्या में मेरे साथ में मेरे युवा रतलाम जिले से मेरे भाई खड़े हुए और उन्होंने कहा दीदी हम आपके साथ हैं। उस दिन मुझे बड़ा गर्व हुआ कि शायद हम पत्थर की मूर्त को पूजते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं इन अतिथियों को पूजती हूँ जिन्होंने मुझे नाम दिया मैं कुछ नहीं थी, जिन्होंने मुझे नाम दिया मैं कुछ नहीं थी। मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि पाटीदार समाज, सर्व समाज क्या होता है। ऐसे मेरे सुभाष भाई साहब ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, संगठन में आगे बढ़ते बढ़ते हर जिले में, झाबुआ जिले में पहली बैठक बाबूजी, पहली बैठक बहुमूल्य संख्या में हमारे नीलेश भाई पटेल ने ली, उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया। दूसरा, जब मुझे देवास गई तो मेरे आशुतोष भाई ने जब कहा कि दीदी आपको पैदल आना पड़े, मैं भैया रतलाम से पैदल भोपाल तक तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन जहाँ से भी मैं आऊँगी
3 से 4 किलोमीटर दूर शक्ति है मेरी, क्योंकि मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ, तो मैं चल नहीं पाऊंगी, लेकिन चलूंगी जरूर। ऐसे में मुझे मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब राजेंद्र जी पाटीदार मिले भोपाल से रिटर्न लौटती समय। उनका आज तक इतना बड़ा योगदान मेरे साथ रहा है, शायद माँ से जन्मा बेटा भी इतनी ऊंचाइयों तक बहन को नहीं बढ़ाता। ऐसा मेरे बीच में, मेरे साथ में, मेरे कंधे से कंधा अड़ाकर खड़ा है राजेंद्र जी पाटीदार सोनकस से। इन्होंने हर शम लड़ाई लड़ी, जहां किसी ने बोला उसके लिए मेरे लिए खड़े रहे कि दीदी मैं खड़ा हूँ। ऐसे रतनलाल जी भाई साहब मिले मुझे, प्रदेश अध्यक्ष। मैंने भाई साहब से बोला कि भाई साहब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, और भाई साहब निरंतर काम करते ही रहते हैं। जब उन्हें समाज का दायित्व दिया और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करी, तब से वो आज तक रुके नहीं हैं। हर छोटे से छोटे गांव में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई, और प्रदेश में मैंने रतलाम भी उन्हें आधी रात में बुलाया। तो हमारे ऐसे हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो स्वयं मेरे साथ में हमेशा खड़े हैं। ऐसी ही मेरे बीच में नारी शक्ति संगीता बहन महामंत्री है संगठन की, जो वो भी हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। और यहाँ धार जिले से भी मेरे भाई मुकेश जी पाटीदार, जो आज बहुत बड़ा नाम है उनका, और बहुत बड़े बड़े केस मेरे साथ में रहकर उन्होंने सॉल्व किए, जो अच्छे से अच्छा वकील भी नहीं कर सकता है, वो धार जिले से वकीलाई करते हैं। ऐसे ही बीच में चौपा जिले से जिला संगठन मंत्री मेरे, क्या कहूँ, उन्हें फ़ोन करती हूँ तो बड़े वो मेरे को मतलब अंदर कहते हैं ना, उबाल खड़ी कर देते हैं, दीदी नहीं वो करना ही है। ऐसे मेरे बीच में बलराम जी पाटीदार, और हमारे बीच में राष्ट्रीय सरदार सेना के प्रदेश सचिव महेश जी पाटीदार भाई साहब हमारे बीच में पधारे, स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। ऐसी नारी शक्ति मेरी बहन प्रीति दीदी श्रीवास्तव, हमेशा जब भी मैं उन्हें कहती हूँ दीदी भोपाल चलना है, दीदी बिल्कुल आधा घंटा मुझे दे, वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे मेरे बीच में 80 सेलाना से हैं, जो कुछ हो जाता है सोशल आईडी पे भी गलत लिख देती हूँ तो मेरे बीच में काट देते हैं, तुरंत काट देते हैं। ऐसे मेरे बीच में मेरे भाई नारायण जी पाटीदार, प्रहलाद जी पाटीदार और लक्ष्मी नारायण जी पाटीदार, उनका तो बड़ा योगदान है, वो बोलना भी नहीं चाहिए। और अब आती है बारी, मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, फोन पे अगर वो फोन नहीं उठाते मैसेज डाल देती हूँ, और मूर्ति के लिए शायद लड़ झगड़ के नहीं, बाबूजी आंबा में मूर्ति लगनी है और लगेगी, और उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हमारे बीच में वन विभाग पर्यावरण के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल जी बाबूजी साहब, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाता है। तालियों में बहुत कंजूसी, हम इतनी संख्या में तो प्रदेश में हवा चली जाए। भारत माता की जय सरदार, जय सरदार। आशा दीदी की सोच कुछ नहीं थी, परंतु मैं आशा दीदी को ये 4 पंक्तियां अर्पित करूंगा कि इनकी सोच कैसे बदली। कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाते हैं, किनारे बदल जाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय महेश जी पाटीदार जो पधारे हैं, मंच पर आसीन हुए हैं, उनके माल्यार्पण और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। दुर्गेश जी पाटीदार एंड बाबूलाल पाटीदार आए और हमारे बीच में महेश जी पाटीदार का माल्यार्पण कर और उपरना पहना कर हार्दिक स्वागत करें। आइए, वेलकम, स्वागत। नहीं 3 बजे पहले
हमारे बीच वीरेंद्र जी और नीलेश जी भी उपस्थित हैं। मैं दुर्गेश जी पाटीदार से निवेदन करता हूं कि उनका स्वागत करें, वीरेंद्र जी और नीलेश जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं पाटीदार समाज ग्राम अंबा के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मीनारायण जी पाटीदार, श्री बाबूलाल जी पाटीदार और हरीश जी पाटीदार वे आए और आज जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क जो ये भव्य रूप ले रहा है, इसके पीछे जो संघर्ष टीम जो व्यक्ति लगे हुए थे, रात दिन मेहनत की, उनका स्वागत करेंगे। जो टीम है मैं आमंत्रित करता हूं श्री ईश्वरलाल जी पटेल साहब, दुर्गेश जी पटेल, आप सभी एक साथ मंच पे आ जाएं जिन जिन का नाम बोल रहे हैं। ईश्वरलाल जी, दुर्गेश जी पटेल, आजाद जी पाटीदार, दुर्गेश जी पाटीदार, योगेश जी काक, धर्मेंद्र जी पाटीदार, नरेंद्र जी मीणा, चेतन जी पाटीदार, भगवान सिंह जी, बालाराम जी मीणा, जतिन जी मीणा, नीलेश जी पाटीदार, कुलदीप जी पाटीदार, श्रेयांश जी पाटीदार, जितेंद्र जी चंदावत, राहुल जी पाटीदार, सभी एक साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत आ जाएंगे। सभी का एक साथ हमारे, हाँ बारिश के चलते तो बस